हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथ्स के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथ्स के अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व करेंगे। यदि आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 5 साल का अनसॉल्व पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए। इससे आपको क्वेश्चन भी जो है रिपीट होने के चांसेस जो रहते हैं ना, अगर आप क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप उसको आसानी से कर भी पाएंगे और इससे क्या होगा कि आप एग्जाम से पहले 5 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, 5 अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है या फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप 5 साल का पेपर सॉल्व कर लोगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है अनसॉल्व पेपर है। जिन लोगों के पास ये अनसॉल्व पेपर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप लोग इसको खरीद लीजिए। ये देखिए, ये मार्केट में 30-40 रुपया में आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ बोलो अनसॉल्व पेपर क्लास 12th मैथ्स का, तो जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नया वाला अनसॉल्व पेपर लेना है जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए है। इसमें जो है 30% सिलेबस जो है कम करके जो है दिया है। ठीक है, देखेंगे अगर 30% सिलेबस कम होगा तो अच्छी बात है, नहीं जो कम होगा उन क्वेश्चन को हम लोग बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस को कम कर दिए गए हैं। तो इसी प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोगों को लेना है। ये अनसॉल्व पेपर है, इस प्रैक्टिस सेट को ले लोगे तो क्वेश्चन जो है आसानी से आप लोग ढूंढ पाओगे कि हम क्वेश्चन कहाँ से करा रहे हैं। और एग्जाम में वैसे भी जो है अनसॉल्व पेपर प्रैक्टिस करके जाना है, तो यदि आपके पास रहेगा तो आसानी से जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये देखिए, ये जो है जो प्रैक्टिस पेपर है, ये जो अनसॉल्व पेपर है, ये जो 2013 से 2021 तक का है। ये 2013 से 21 तक दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2021 से शुरू करेंगे। हम लोग शुरू से ये जो है 2021 में हुआ था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो है 2021 में भी बोर्ड एग्जाम हुआ था। और ये बोर्ड एग्जाम सभी लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि लगभग सभी लोग प्रमोट हो गए थे। जिन लोगों को नंबर कम लग रहा था वो लोग फिर से अपना एग्ज़ाम दिए थे। तो उन लोग अपने से एग्ज़ाम दिए थे, जो लोग कम जो एग्ज़ाम दिए मान लीजिए उन लोगों का जो है पेपर इसमें है। ठीक है ना, तो 2021 में बोर्ड एग्जाम हुआ था तो उसका पेपर इसमें दिया गया है। तो 2021 में केवल 2 ही सेट पेपर बने थे। 2021 में केवल 2 ही सेट पेपर बने थे। वैसे आपको पता होगा कि जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं। लेकिन इस बार क्या था कि 2021 में बहुत ही कम बच्चे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, इसकी वजह से केवल 2 ही सेट बना था। तो दोनों सेट में आज हम लोग 2021 से ही सॉल्व करेंगे, 2021 के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक बार आप लोग सिलेबस में ध्यान से देख लीजिए एक बार। 30% कोविड-19 की वजह से ये देख लीजिए आप 30% जो है सिलेबस कम कर दिया गया है। और जो है इस सिलेबस में एक बार आप जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, हम लोगों को जो 70% सिलेबस बचा है उसमें जो है संबंध फलन जो है, ये रिलेशन एंड फंक्शन आपका 10 नंबर का रहेगा। बीज गणित जो है 13 नंबर का है। कलन यानी कि कैलकुलस जो है ये 44 नंबर का है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति अर्थात 2D एंड 3D जो है ये 17 नंबर का है। फिर इसके बाद ये दिया है आपका रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये क्या है 6 नंबर का है। बाकी लास्ट में यूनिट है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 10 नंबर का है। ठीक है ना, तो इतने नंबर की ये सभी यूनिट है, तो आप इसको भी ध्यान से क्लियर किए रहिए। और ये 100 नंबर का पेपर बनेगा, ये सभी लोगों को पता है। तो कितने नंबर से किस यूनिट से कितने नंबर का पेपर बनेगा ये आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 2021 को सॉल्व करेंगे। और 2021 में केवल 2 ही सेट पूछे गए हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि जो है 2021 में केवल 2 ही सेट बने हैं। ठीक है, बाकी हर बार बोर्ड एग्जाम में 7 प्रैक्टिस सेट बनते हैं और इस बार भी 7 प्रैक्टिस सेट बनेगा। बस बात ये कि 2021 में बहुत ही कम संख्या में लोग पार्टिसिपेट किए थे बोर्ड एग्जाम में, इस वजह से जो है केवल 2 ही सेट बना था। तो आज की क्लास में हम लोग 2021 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और 2021 में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था, जो प्रोसेस था, वो थोड़ा सा चेंज था। इसमें क्या थे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न भी थे वो जो है 2 नंबर में पूछे गए थे। वैसे जो है जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो 2020 में हुए थे, 19 में हुए थे, सभी जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के बनते थे। लेकिन इस बार क्या था, 5 क्वेश्चन दिया था जिसमें 2 ही क्वेश्चन करने थे, लेकिन 2-2 नंबर के थे। इस तरीके से प्रश्न बना था। तो ये 2021 के पैटर्न पर आपका 2022 का एग्जाम नहीं होगा। जैसे जो है 2022-21 में हुआ है वैसे 22 में नहीं होगा, 20, 19, 18 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए प्रैक्टिस सेट। ये देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आपका जो समय था 2021 बोर्ड एग्जाम में, ये केवल 2 घंटे 15 मिनट का था।
ये केवल 2 घंटे 15 मिनट का था। आप देख भी सकते हो, ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये जो है 2 घंटे केवल जो है ये प्रश्न पत्र जो है 2 घंटे 15 मिनट में करना था। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आपको पहला और दूसरा दोनों कराएंगे, पहले दूसरा कर लेते फिर 1 वाला करेंगे, उसके बाद 2000 हम लोग 20 के 7 सेट होते हैं, 7 सेट के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा 7 सेट के क्वेश्चन मान लीजिए जैसे कि 15-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि हर सेट में 15-20 क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप एक बार एक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा देंगे तो दूसरे प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे देखेंगे इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, ये दिया है पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि अवकल समीकरण d2y/dx2 का होल पावर 3 है प्लस dy/dx का होल पावर 2 प्लस साइन dy/dx प्लस 1 बराबर 0 की घात है। इसकी घात पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए ये अवकल समीकरण होता है। अवकल समीकरण किसे कहते हैं एक बार चलिए जनरली हम बता देते हैं, जल्दी से ध्यान से देखिए। यदि किसी भी समीकरण में x को हम बोलते हैं स्वतंत्र चर बोलते हैं और y एक होता है, y को हम परतंत्र बोलते हैं। यदि किसी भी समीकरण में एक स्वतंत्र चर अर्थात x और एक परतंत्र y और dy/dx, अवकल गुणांक इसको बोलते हैं dy/dx। यदि किसी समीकरण में x, y और dy/dx ये यदि उपस्थित है तो ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण बोला जाता है। ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण बोला जाता है जो dy/dx होता है, अर्थात किसी भी फंक्शन का जितनी बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं उसका, वो उस फंक्शन का कोटि कहलाता है। जैसे ये dy/dx है, ये हम फंक्शन y का x के सापेक्ष केवल एक बार अवकलन किए हैं, इसलिए इसका जो कोटि होगा 1 होगा। अगर इसी को हम पुनः अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, फिर से अगर हम dy/dx को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा d2y/dx2 हो जाएगा। तो यहाँ d2y/dx2 है, इसका मतलब जो इसकी कोटि हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो कोटि और घात, यहाँ से 100% बोर्ड एग्जाम में कोटि और घात से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बनता है। तो आपका 1 नंबर का 100% फिक्स क्वेश्चन है। ये तो 2021 वाले पेपर में 2 नंबर में पूछ लिया है, बाकी आपके एग्जाम में 2022 में 1 नंबर का 100% श्योरली 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक अवकल समीकरण दे देगा। अवकल समीकरण होता क्या है आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। जब किसी भी समीकरण में एक x रहे, y रहे और dy/dx, x को हम बोलते हैं स्वतंत्र चर, y को परतंत्र और dy/dx क्या होता है, अवकलज गुणांक होता है, फिर अवकलज होता है ना। ये dy/dx किसी भी फंक्शन को जो x के सापेक्ष अवकलित किए रहते हैं। तो अगर किसी भी समीकरण में x, y, dy/dx यदि ये तीनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण कहा जाता है। स्टार्टिंग में 5 मिनट हम लोग एकदम बेसिक एकदम क्लियर कर लेते हैं, फिर जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो x, y, dy/dx इसके बारे में क्लियर हो गया। अच्छा कोटि और घात क्या होती है, किसी भी फलन का जितनी बार हम अवकलन किए रहते हैं वो उस फलन की कोटि कहलाती है, वो उस फलन का कोटि कहलाती है। जैसे अगर हम dy/dx लिखते हैं तो इस फलन का केवल एक बार अवकलन हुआ तो इसकी जो कोटि होगी 1 होगी। यदि इसी फलन का फिर से इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx। अगर हम dy/dx को पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2। तो इसमें जो कोटि हो जाएगी अब क्या होगी 2, क्योंकि इसको हम 2 बार अवकलन किए हैं। फिर से यदि हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा d3y/dx3। तो यहाँ अगर कोटि की बात करेंगे तो कितना आएगा 3, इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3। और आप ध्यान से देखिए जो कोटि होती है कोटि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। ऑर्डर यानी कि कोटि, किसी भी फलन की कोटि क्या होती है, वह कितनी बार अवकलन उसको किए हैं वही कोटि कहलाती है। घात क्या होता है तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। घात को इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री। अब किसी फलन की डिग्री क्या होती है तो डिग्री जो है उस फलन की जो जैसे dy/dx यानी कोटि की जो मैक्सिमम पावर रहता है, जैसे dy/dx है इसका मैक्सिमम पावर 1 तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। अगर इसकी घात 2 लिख देंगे तो इसकी घात क्या कहलाएगी 2 कहलाएगी। चलिए अब हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करोगे तो हम इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे हम बाद में जो है वीडियो छोटा बना के उसमें हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग केवल जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट कौन सा सॉल्व करेंगे 2021 का सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन हम इसलिए इसको बता दिए क्योंकि पहला क्वेश्चन ही क्या है, अवकल समीकरण का। ये आप देख सकते हो, ये देखो ये दिया पहला क्वेश्चन ही है कि अवकल समीकरण d2y/dx2 का होल पावर 3 है प्लस dy/dx का होल पावर 2 प्लस साइन dy/dx प्लस 1 बराबर 0। कह रहा है इसकी घात है। घात अगर ध्यान से देखिए
अगर घात पूछता है ना तो हम जो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अवकलन हुआ है, तो देखेंगे d2y/dt यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी घात जो होगी मैक्सिमम वही कहलाएगी उसकी घात। लेकिन यहाँ जो है घात इसका डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साइन आ गया, साइन का एंगल जो है ये dy/dx आ गया, तो इसकी जो घात होगी ये परिभाषित नहीं होगी। अगर इसका कोटि पूछा होता, यदि ये घात के स्थान में कोटि होता तो इसका कोटि क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो इस फलन का जो कोटि होगा 2 होगा और घात क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। यदि यही साइन dy/dx ना होता, अगर ये पूरा फंक्शन ना होता, तो ये जो d2y/dx2 जो होल पावर 3 है, इसकी जो कोटि हो जाती ये 2 हो जाती और घात कितना हो जाता, मैक्सिमम 3 है, तो इसलिए घात 3 हो जाती। अगर ये वाला ना होता, तो यदि साइन dy/dx ना होता तो इसकी घात 3 हो जाती, तो आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ साइन dy/dx आ गया, इस वजह से इसका जो कोटि होगा वो तो 2 डिफाइन होगा, बट इसकी जो घात होगी घात डिफाइन नहीं होगी। कभी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और उसके एंगल के स्थान पे dy/dx आ जाए तो उसकी कोटि डिफाइन होती है, लेकिन घात डिफाइन नहीं होती, घात परिभाषित नहीं होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी, घात परिभाषित नहीं होगा। अगर इसका कोटि पूछा होता तो 2 होता, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी वाला। चलिए इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर इसका मान बताना है। पहला ऑप्शन है पाई, फिर बी ऑप्शन है -π/3, सी ऑप्शन है π/3 और लास्ट में है 2π/3। इसका मान याद करना है। ये 2 नंबर में पूछे, ये 2021 में 2 नंबर में पूछे गए हैं, और अगर 2022 के पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में तो हो सके तो 1 नंबर में ही पूछे, क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बार लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है खा नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इतने का मान ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन आपको दिखा दिए, इसका मान ज्ञात करना है। ये जो है 2 नंबर में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। आपको पता है ये क्या है, tan इनवर्स √3 है, इसको अभी लिखे रहते हैं। ये क्या है, सेक इनवर्स माइनस थीटा है। ये क्या लिखा है, सेक इनवर्स माइनस थीटा के रूप में है। क्या आपको एक फार्मूला पता होगा, चलिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो हम लिख भी दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। जो आपको पता होगा, अगर सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है तो इसका जो मान होता है सेक इनवर्स माइनस थीटा को हम बोलते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ये आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे। सेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। इसको आप याद रखोगे, नहीं याद है तो याद रखोगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आसानी से। अब ये देखो लिखा क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस, अभी हम क्या करेंगे, ये लिखा है सेक इनवर्स -2 लिखा है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। इसको क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो अब यहाँ से tan इनवर्स √3 माइनस से अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई होगा, माइनस माइनस क्या होगा तो बोलोगे प्लस। अब ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2। अब याद करो, आप लोगों को याद होगा जो √3 होता है ये आप बोलते हो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो आपको ये भी पता होगा 60 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो जो है जब 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 6 18। तो हम 60 डिग्री को रेडियन में π/3 भी बोल सकते हैं। सभी को पता भी है, 12th में है, आप ये सभी चीज़ें पढ़े भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, √3 के स्थान पर लिख देंगे यहाँ से tan π/3 लिख देंगे, माइनस पाई है प्लस ये क्या है सेक इनवर्स 2 जो होता है आपको याद होगा, सेक जो 60 डिग्री होता है 60 डिग्री का मान 2 होता है और 60 डिग्री को आप बोलते हो π/3 बोलते हो। तो यहाँ से ये सेक क्या हो जाएगा, सेक यहाँ लिख लेना, ये सेक π/3 हो जाएगा। और अब ध्यान से देखिए, आप ये फार्मूला पढ़े हैं, आप फार्मूला पढ़े हो कि, चलिए हम दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम फार्मूला बता दे रहे हैं कि tan इनवर्स, आप याद करो, tan इनवर्स tan थीटा आप बोलते हो थीटा होता है, और सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है तो ये भी थीटा होता है, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये tan इनवर्स tan π/3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा π/3।
और माइनस पाई है, पाई अपान 1 कर दे रहे हैं, प्लस ये सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, इसका भी मान क्या होगा, पाई बाई 3 होगा। तो अब 3 1 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 ही एलसीएम आएगा, 3 से 3 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई में करोगे पाई, माइनस इसी तरीके से 1 का डिवाइड जब 3 करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 3 पाई, प्लस यहाँ भी 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे पाई। अब ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पाई और पाई प्लस में है तो इसको ऐड कर देंगे, पाई पाई 2 पाई माइनस 3 पाई, अपान में क्या है 3। अगर 2 पाई माइनस 3 पाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा माइनस पाई बाई 3, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा माइनस पाई बाई 3। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, जल्दी से हम दिखा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 बराबर इसका मान ज्ञात करना था। तो tan इनवर्स रूट 3 रहने देंगे, माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स रूट 3 माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस ये सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। फिर क्या है tan इनवर्स अंडर रूट 3 जो होता है ये tan 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री को हम रेडियन में पाई बाई 3 भी बोलते हैं, तो इसलिए इसके स्थान पर लिख देंगे tan पाई बाई 3 माइनस पाई है प्लस सेक इनवर्स और 2 जो होता है 2 जो है होता है ये सेक 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री को हम बोलते हैं सेक पाई बाई 3 बोल देंगे। अब यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा के रूप में रहता है तो इसका मान थीटा ही होता है, तो इसलिए यहाँ पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस पाई है पाई अपान 1 प्लस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 है तो इसका मान पाई बाई 3 हो जाएगा। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, आपको जो आंसर निकल के आएगा माइनस पाई बाई 3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप यहाँ देख भी सकते हो, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे बी ऑप्शन में माइनस पाई बाई 3 है तो इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है समाकलन 1 से अंडर रूट 3 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पाई बाई 3, बी ऑप्शन है 2 पाई बाई 3, सी ऑप्शन है पाई बाई 6 और लास्ट ऑप्शन है पाई बाई 12। ये जो है ग नंबर क्वेश्चन है, 1 से लेकर अंडर रूट 3 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ग नंबर क्वेश्चन है। दिया है इंटीग्रेशन 1 से अंडर रूट 3 और ये लिखा है dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो है इंटीग्रेशन बताना है। तो आपको पता होगा, हम यहाँ बता दे रहे हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सभी को पता होगा, ये होता है tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है, सभी को याद होगा। ये इंटीग्रेशन आप 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, तो आप बोलते हो tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ भी तो यही सेम है, क्या है dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है हम लिख दे रहे हैं, इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x, क्योंकि dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो बोलते हो tan इनवर्स x, और इसका लिमिट जो दिया है बोलोगे 1 से अंडर रूट 3। अब क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो tan इनवर्स है ना, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स जो अंडर रूट 3 है, ये बोलते हो अभी आप लोग क्वेश्चन किए थे, स्टार्टिंग में ही किए थे, अंडर रूट 3 tan 60 का मान होता है, और 60 को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 लिखते हैं ना, हाँ 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, 60 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे, ये देखो 60 गुणे पाई बाई 6, 0 0 का 6 कम 6 6 18, तो क्या आएगा पाई बाई 3। अभी हम लोग किए हैं, देखिए अभी स्टार्टिंग में ये किए थे, यहाँ क्या था tan इनवर्स अंडर रूट 3 था, इसके स्थान क्या लिखे tan पाई बाई 3 लिखे हैं नहीं, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस tan इनवर्स, और जो 1 होता है 1 को आप बोलते हो tan पाई बाई 4, ये 45 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ से tan इनवर्स tan पाई बाई 3 है तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस ना समझ में आ रहा तो इसको आप कैंसिल करके समझ लीजिए, यहाँ केवल पाई बाई 3 बचेगा, माइनस यहाँ tan इनवर्स tan कैंसिल करेंगे तो यहाँ पाई बाई 4 बचेगा। इसको जब सॉल्व करोगे, देखो जब केवल 2 ही पद रहे तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का गुणा पाई में करेंगे तो आएगा 4 पाई, माइनस 3 का गुणा पाई में करेंगे आएगा 3 पाई, बटे में 3 चौका 12। अब ध्यान से देखिए, अगर 4 पाई में 3 पाई घटाएंगे तो आपका केवल बचेगा पाई बटे 12, यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो बोलोगे पाई बाई 12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था एक बार देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या था, दिया था कि
इंटीग्रेशन ऑफ 1 से √3 dx अपान 1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला ये है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, तो इसके स्थान पर tan इनवर्स x लिख देंगे और लिमिट दिया था 1 से √3। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो अब हम रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स x के स्थान पे अपर लिमिट √3 माइनस tan इनवर्स x है, x के स्थान पे लोअर लिमिट 1। अब यहाँ से tan इनवर्स √3 जो होता है ये मान होता है tan 60 डिग्री का मान। तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि जो ऑप्शन दिए थे वो रेडियन में दिए थे। तो यहाँ से √3 के स्थान पे tan π/3 लिख देंगे माइनस tan इनवर्स 1 है, 1 को बोलेंगे tan इनवर्स tan π/4। tan से इनवर्स tan कैंसिल होगा, यहाँ tan इनवर्स tan तो बचेगा π/3 माइनस यहाँ क्या बच रहा है π/4। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का गुणा पाई में करेंगे 4 पाई माइनस 3 का गुणा पाई में करेंगे 3 पाई बट्टे में 3 चौका 12। तो ये जो आपका आंसर निकल के आएगा ये 4 पाई में 3 पाई माइनस करोगे तो π/12, यही क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देखिए ये दिया है चौथा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ये 1 से √3 dx अपान 1 + x² dx किसके बराबर होगा, तो बोलोगे डी ऑप्शन के π/12। ठीक है, π/12। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r गिव्स, यहाँ r है, मतलब कि जो r होता है इसे डोमेन बोला जाता है और ये जो r होता है ये कोडोमेन कहलाता है, ये प्रांत कहलाता है और ये क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। कह रहा है तो इसमें पहला ऑप्शन है f एकाएकी आच्छादक है, बी ऑप्शन है f बहुपद आच्छादक है और सी ऑप्शन है f एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं और लास्ट में f ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक। तो एकाएकी और आच्छादक क्या होता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एकाएकी और आच्छादक क्या होता है। एकाएकी और आच्छादक क्या होगा, एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए देखिए एकाएकी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक बार एकाएकी के लिए समझ लेते हैं। कोई भी फंक्शन एकाएकी कब कहलाएगा, तो एकाएकी क्या होगा, तो हम बोलते हैं फंक्शन f(x1) जो होगा अगर ये बराबर हो f(x2) के, तब और यहाँ पे x1, जो x2 होगा ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। कहने का मतलब एकाएकी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे 1 ये क्या होगा कि जब फंक्शन f(x1) बराबर होगा f(x2) के, x1, x2 क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ से ये क्या कहलाएगा, एकाएकी कहलाएगा। तो फंक्शन y बराबर क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था y बराबर 3x क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में यही दिया है कि y बराबर 3x, ये फंक्शन दिया था क्वेश्चन में। अभी फिर से एक बार दिखा देंगे, फंक्शन क्या है, y बराबर 3x दिया है। यदि y बोलो, आपको पता होगा चाहे y बोलो चाहे y को आप बोलते हो f(x) भी बोलते हो, ये जो फंक्शन है x के रूप में वेरी कर रहा है, तो y बराबर f(x) होता है। यदि x के स्थान पे x1 रख देंगे यहाँ, तो ये जो आपका फंक्शन आएगा f(x1) को बोलोगे 3x1 बराबर f(x2) को बोलोगे 3x2। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो x1 बराबर x2 होगा कि नहीं, x1 बराबर x2 आ जाएगा। ये जब x1 बराबर x2 आ गया तो हम बोल सकते हैं ये फलन एकाएकी होगा। ये फलन क्या कहलाएगा, एकाएकी कहलाएगा, फलन एकाएकी है। अगर x1 बराबर x2 आता है तो मतलब फलन एकाएकी हो गया। अब आच्छादक के लिए क्या होता है, देखिए आच्छादक क्या होता है समझिए। आच्छादक क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर जो है फंक्शन f(x) जो यानी f(x) बराबर y बराबर f(x) होता है, आपको पता है। यहाँ पे y बराबर क्या दिया, 3x, जो फंक्शन दिया गया y बराबर 3x दिया है। यदि x बराबर बोलेंगे तो आप बोलोगे y/3, यदि x बराबर बोलेंगे तो आप बोलोगे y/3। तो y/3 आ गया। यहाँ जो y बिलोंग्स टू क्या होगा, ये रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो परिसर होगा, परिसर अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, जो होगा वो बराबर होगा रियल नंबर के, बराबर होगा सह प्रांत के। अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा ये फलन आच्छादक होगा, जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, आच्छादक होगा। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है, तो ऑप्शन को देख के क्लियर करेंगे। ऑप्शन क्या है, तो आप देखोगे पहला ही ऑप्शन है कि f एकाएकी आच्छादक है। हाँ, तो ये जो फंक्शन है ये एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप बोलोगे पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ये क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये कैलकुलस, ये जो है अवकलन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस बिंदु पर रेखा y बराबर x + 1
वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। कह रहा किस बिंदु पर, ये 4 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है 1,2, दूसरा है 2,1, सी ऑप्शन है 1,-2 और लास्ट में है -1,2। तो यहाँ कह रहा है कि बिंदु रेखा y बराबर x+1 जो कि वक्र अर्थात कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, तो ये किस बिंदु पर ये रेखा जो है स्पर्श करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे अवकलन का क्वेश्चन है, ये अवकलन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता दिया क्या है, वक्र, वक्र ये दिया है, आपको दिया रेखा, पहले लिख लेते हैं। रेखा दिया है y बराबर x+1 दिया है, रेखा y बराबर x+1 दिया है, और जो वक्र है कर्व ये दिया है y स्क्वायर बराबर 4x दिया है, ये y बराबर 4x दिया है। आपको पता होगा कि ये जो वक्र दिया गया है y स्क्वायर बराबर 4x, ध्यान से देखिए, जो y स्क्वायर बराबर 4x है ना, इसको हम दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम दोनों पक्षों को, जो y स्क्वायर बराबर 4x है, इसको हम दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx ऑफ y स्क्वायर बराबर में, ये अचर पद जो है बाहर कर देते हैं, फिर dy/dx ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि जो अचर पद होता है अवकलन में उसको हम बाहर कर देते हैं। ये ध्यान से देखिए, आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो हम यहाँ बता दे रहे हैं कि dy/dx जो x पावर n होता है, इसका मान होता है nx पावर n-1 होता है। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है कि dy/dx ऑफ x पावर n का मान होता है nx पावर n-1, क्योंकि यहाँ यही वाला फार्मूला लगने वाला है। dy/dx ऑफ y की पावर 2 है, तो यहाँ n के स्थान पे क्या है, तो आप बोलोगे 2, n के स्थान पे क्या है तो बोलोगे 2। अब x स्थान पे y, n-1, 2-1 करेंगे तो क्या आएगा 2-1, फिर y का करेंगे तो dy/dx ऑफ y हो जाएगा, dy/dx ऑफ y। अब 4 इंटू x का x के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होता है इसका मान 1 होता है, x का x के सापेक्ष में अवकलन क्या होगा 1 हो जाएगा। अब ये होगा 2y के पावर 2-1 करेंगे तो y ही होगा। अब dy/dx ऑफ y का यदि x के रिस्पेक्ट में अवकलन ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में 4 एकम 4 है। अब यदि dy/dx लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 4/2y आ जाएगा। इसको यदि काट दे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका जो dy/dx का मान आ जाएगा, ये बोलोगे dy/dx बराबर 2/y। चूँकि यहाँ dy/dx का मान ये आ गया एक समीकरण, ठीक है, इसको लिखिए। और चूँकि आल्सो गिवन आपको दिया है रेखा, लाइन, यानी आपको रेखा दिया है y बराबर x+1 दिया गया है, ये रेखा y बराबर x+1 है। आपको पता है जो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होता है ये y बराबर mx+c के रूप में होता है। अगर y बराबर बोलेंगे रेखा y बराबर mx+c से तुलना करने पर, यदि हम इससे तुलना कर दें, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं है, बस समझने की कोशिश करिए। बस नहीं भी समझ में आता है तो आप फिर से एक बार क्लियर करिए। देखिए रेखा क्या है, y बराबर mx+c से जब तुलना करेंगे तो आप देखोगे कि यम के स्थान पे यहाँ x है, यम के स्थान पे कुछ नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे m बराबर 1। यम क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, प्रवणता कहलाता है। सभी को पता होगा यम क्या होता है, इस रेखा की प्रवणता कहलाएगी। चाहे आप यम बराबर 1 बोलिए, चाहे इसको आप बोल दीजिए यम को ही बोलेंगे। स्लोप यहाँ अवकलन में बोलते हैं हम, कैलकुलस में जो स्लोप होता है यम होता है, इसको हम dy/dx के रूप में लिखते हैं, इसलिए यम के स्थान पर बोल सकते हैं dy/dx बराबर आपका 1 है। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या है, आप देखोगे यहाँ दिया dy/dx बराबर 2/y है, और समीकरण 1 क्या है, dy/dx बराबर 1 है ना। तो समीकरण 1 देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है कि बायां पक्ष दोनों का सेम है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब हम क्या बोलेंगे, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, अगली क्लास में फिर से अच्छे से क्लियर करेंगे। ये देखिए dy/dx दोनों का सेम है, तो हम बोलेंगे क्या 2/y बराबर हो जाएगा 1 के। यदि आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y 1 कम y हो जाएगा बराबर 2 1 कम 2, तो y का मान 2 आ गया, y का मान 2 आ गया, तो y का मान हम रख देंगे जो वहाँ दिया है इक्वेशन, कहीं भी रख देंगे y का मान जो दिया है इक्वेशन। एक बार देखिए
जो दिया है यहाँ से y बराबर x प्लस 1 दिया है, यही हम y का मान रख देंगे। y का मान रेखा y बराबर x प्लस 1 में रखने पर, चलिए समझने की कोशिश करिए। हम क्या करेंगे, y का मान 2 आ गया ना, अब बोलेंगे y का मान, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है, एक बार ध्यान समझिए, बिल्कुल कर लेंगे आप लोग। y का मान हम क्या करेंगे, y का मान रेखा y बराबर x प्लस 1 में रखने पर, ये देखिए y का मान कितना आया, 2 बराबर x प्लस 1, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 2 प्लस 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। आपको जो मान निकल के आ रहा है, x का मान 1 आ रहा है और y का मान 2 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ध्यान से देखो तो आपको मिल रहा है x का मान 1 आ रहा है और y का मान 2 आ रहा है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, बिंदु पूछा था, कह रहा कि किस बिंदु पर ये x अक्ष को स्पर्श करेंगे, तो आप बोलोगे अतः बिंदु, हेंस आप बोलोगे अतः बिंदु x कामा y के रूप में जब लिखोगे तो x का मान क्या है, 1,2। आपका जो आंसर आएगा, बिंदु आएगा 1,2 आ जाएगा, ठीक है, 1,2। एक बार फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे, फिर क्वेश्चन को दिखाते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन दिया था, रेखा y बराबर x प्लस 1, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, कह रहा है कि ये की स्पर्श रेखा है, ये कह रहा है किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। तो आप बोलोगे y स्क्वायर बराबर जो 4x है, ये जो वक्र है, ये क्या है, वक्र है, कर्व है, ये क्या है, वक्र है। तो इसी को हम दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब y स्क्वायर बराबर 4x का अवकलन ज्ञात करेंगे तो आपको ये आएगा dy/dx बराबर 2/y आएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और रेखा दिया गया है कि y बराबर x प्लस 1 दिया गया है, तो इसको हम सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c के रूप में होता है। इससे जब हम तुलना करेंगे तो m बराबर 1 मिलेगा, जहाँ पे m क्या कहलाता है, आप सभी को पता है, m स्लोप कहलाता है, प्रवणता कहलाता है। तो m बोलिए, चाहे तो आप कैलकुलस में स्लोप या प्रवणता को dy/dx भी बोलते हैं, तो इसके स्थान पे 1 बोल देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिए, dy/dx बराबर 2/y है, यहाँ dy/dx बराबर 1 है। तो समीकरण 1 व 2 से, अर्थात हम समीकरण 1 बराबर 2 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2/y बराबर 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 2। जब y का मान आ गया तो y का मान हम रेखा में रख देंगे। रेखा क्या है, y बराबर x प्लस 1। जब यहाँ y का मान 2 रख देंगे ना, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1। इसलिए जो बिंदु मिल जाएगा हमें 1,2, आपके यही पॉइंट आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप देखोगे इसमें 1,2 किस ऑप्शन में देखेंगे आप, पहला ही ऑप्शन में 1,2 है। पहले ऑप्शन में 1,2, दूसरे में 2,1, फिर तीसरे में 1,-2, फिर दिया है -1,2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप बोलोगे पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इस इंटीग्रेशन को कर लेते हैं। ये सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है सेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का खा है। ठीक है, अभी हम का वाला भी बता रहे हैं, परेशान मत होइए, उसको भी बता रहे हैं। ये वाला देखिए पहले, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा, आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते होंगे कि जो सेक थीटा होता है, आप बोलते हो सेक थीटा को 1/cos थीटा बोलते हो, सेक थीटा को 1/cos थीटा बोलते हो, या फिर आप ये भी बोलते हो कि कोसेक थीटा को 1/sin थीटा भी बोलते हो। ये सब सारी चीज़ें पता होगी। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है, इस स्टार्टिंग की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे बेसिक के साथ बता रहे हैं। बाकी जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो हम थोड़ा स्पीड में बताएंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। जैसे भी होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करना, हम उसको दूर करेंगे। ठीक है ना। अब इधर देखिए, ये क्या है कि क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर क्या है, एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो 1/कोसेक स्क्वायर एक्स के रूप में 1/कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान में 1 लिख सकते हैं dx।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं है। आप इसको सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल सा है। अगर साइन स्क्वायर से एक्स का गुणा 1 में करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या है कास स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा, लोअर क्लास में भी ये भी पढ़े हो कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा क्या होता है, बोलते हो टैन थीटा होता है। क्या होता है? टैन थीटा। जिसको नहीं पता एक बार बताते रहे, बाकी आगे जब हम सवाल को सॉल्व कराएंगे तो अगर बीच में आ गए तो ये सारी बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप अभी से इसको क्लियर करो, ठीक है। ये देखो, अगर साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स है तो इसको हम बोल देंगे टैन स्क्वायर एक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टैन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, टैन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। एक चीज़ आप और पढ़ते हो लोअर क्लास में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका मान आप बोलते हो 1 होता है। क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलते हो। यदि हम यहाँ से बोल देंगे कि टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये फार्मूला क्लास 10th में पढ़े होगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो टैन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से जो टैन स्क्वायर एक्स है, टैन स्क्वायर एक्स, इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसलिए हम टैन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन फिर क्या है? डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है? टैन एक्स। याद कर लेंगे जिनको याद होगा, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है? टैन एक्स। याद कर लो। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स क्या होगा तो बोलोगे एक्स। अब प्लस सी कर देते हैं। जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, अनिश्चित समाकलन, उसमें हम लोग प्लस सी क्या करते हैं? एक कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। एक बार चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व किए हैं देखिए। क्वेश्चन ये दिया था कि सेक स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसका मान ज्ञात करना था। तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में 1 अपान कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स गुणा 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स गुणा 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है तो आप बोलोगे टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टैन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए हम टैन स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में डी एक्स। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है टैन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्या होगा तो बोलोगे एक्स प्लस 1 प्लस ये क्या है? सी है, 1 नहीं सी। क्या होगा कि हम अचर पद यहाँ एक जोड़ते हैं जिसे सी बोलते हैं। ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखते हैं ये समीकरण x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8, ये दोनों आपस में बराबर है। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जा रहा है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप बोलते हो आव्यूह का। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो आव्यूह का है। और ये किस टॉपिक से है तो आप बताओगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। ये आव्यूहों की समानता से रिलेटेड टॉपिक से ये क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है ये दोनों आपस में, ये दोनों आव्यूह बराबर है, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है तो आप बोलते हो आव्यूहों की समानता। जब कोई एक आव्यूह किसी दूसरे आव्यूह के बराबर होता है तो उसे हम बोलते हैं आव्यूहों की समानता से ये क्वेश्चन है। यहाँ एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8, तो ये जो है पहले रो के पहले कॉलम का पहला अवयव, यहाँ पहले रो के पहले कॉलम का पहला अवयव, ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस रहता है तो यहाँ से a11 जो बराबर हो जाएगा यहाँ a11 के, मतलब कि यहाँ जो पहले पंक्ति पहले कॉलम का पहला एलिमेंट होगा, यहाँ भी पहले पंक्ति पहले कॉलम का पहला एलिमेंट आपस में बराबर होगा। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई बराबर बोलेंगे 6, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और यहाँ 5 प्लस जेड दिया है, 5 प्लस जेड बराबर इसके स्थान क्या दिया था आप बोलोगे 5,
तो यहाँ से जब z बराबर लिखोगे तो ये 5 और ये 5 जब इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और जब z बराबर 5 -5 करोगे तो मान क्या होगा 0। तो एक तो आंसर आ गया z का मान 0, लेकिन अकेले z का मान नहीं पूछा है, x y z तीनों का मान पूछा है, तो z का मान 0 आ चुका है। और यहाँ से देखो, यदि यहाँ से देखो तो दिख रहा होगा एक्स वाई, ये क्या है एक्स वाई के स्थान क्या है तो 8, एक्स वाई के स्थान पे 8 है, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई के स्थान पे 8 लिख देंगे। एक्स वाई बराबर क्या करेंगे 8, इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2। तो अब जो है समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो क्या हम यहाँ से y बराबर समीकरण 2 में क्या y बराबर 8/x लिख सकते हैं क्या? y बराबर जब 8/x इसके नीचे आ जाएगा। तो अब जो है समीकरण 1, चूंकि देखिए आप यहाँ से, चूंकि समीकरण 1 क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, चूंकि ये समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6 है क्या, यहाँ 6 है तो x लिखेंगे प्लस y, यहाँ y का मान क्या है 8/x है, तो यहाँ 8/x कर देंगे, बराबर में क्या है 6। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, x का गुणा जब x में करेंगे तो कितना होगा x² प्लस, अगर हम 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, बटे में क्या दिया है x का गुणा 1 में कर देंगे x बराबर 6, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। जब इसका गुणा देखिए फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 1 का गुणा हम x² प्लस 8 में करेंगे तो यही सेम होगा x² प्लस 8, बराबर में यदि x का गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, तो ये बन जाएगा x², अगर 6x को इधर पक्षांतर करेंगे तो -6x प्लस 8 बराबर 0। तो अब ये आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो समीकरण दिया है इसकी मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप 2 फैक्टर ऐसा बनाते हो कि गुणा करने पे 8 आए प्लस 8 और जोड़ने घटाने पे वही -6 आए, तो आप बोलोगे -4 और -2। यदि -4 और -2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और जब यही -4 और -2 का जब ऐड करोगे, ये जब -4 और -2 को ऐड करोगे तो -6 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको फैक्टर मिल गया, क्या बताओगे x² -4x -2x प्लस 8 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन x लोगे तो x -4 -2 कॉमन लोगे तो x -2 चौका 8 बराबर 0, x -4 सेम है तो इसको कर देंगे एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x -4 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x -2 बराबर 0। जब हम यहाँ से x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 आएगा, और जब जो है x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 2। तो आपका जो x का मान आएगा, x के 2 मान निकल के आएंगे, एक x बराबर 4 आएगा और एक x बराबर 2 आएगा, तो x के 2 मान आएंगे। उसके बाद x का मान आ गए, अब हमें y का मान भी निकालना पड़ेगा, तो चलिए y का मान निकालते हैं। चूँकि आपको यहाँ से पता है कि जो एक्स वाई बराबर समीकरण 2 अभी आया था, एक्स वाई बराबर 8 आया था। जब ध्यान दीजिए व्हेन जब बोलोगे x बराबर 4 रखोगे, ध्यान से देखिएगा, जब x बराबर 4 रखोगे तो यहाँ 4 × y बराबर 8, तो y 4 कम 4 4 दूनी 8, तो जो y का मान आ जाएगा 2। जब x का मान 4 रखोगे तो y का मान 2 आएगा, और जब हम जो है x बराबर 2 रखेंगे, ध्यान देनी, जब x बराबर 2 रखेंगे तब हम y का जो मान आएगा ये 2 × y बराबर 8, तो जो y बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। आपका 2 आंसर आएंगे, यहाँ से बोल देंगे x बराबर 2 आएगा, तो y का मान आ रहा था 4 और z का मान कितना आया था तो 0, एक मान ये आएंगे, और जो है ये x का मान हो गया, ये x का हो गया, ये y का मान है और ये z का मान है, और x का मान जब 4 आएगा तो y का मान 2 आएगा और z का मान 0, ये 2 आंसर निकल के आएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, सिंपल सा है, एक बार आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए एक बार फिर से दिखाते रहे इसको, यही था, ये था x प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 और 2 और 5 8 है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि 2PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बराबर दिया 2/3, तो ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का मान क्या होगा। तो चलिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान होती है, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए बस, ठीक है ना। बाकी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए तो फार्मूला बढ़िया से प्रैक्टिस तो आप सॉल्व कर लोगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये लिख दिए हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर 2/3 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान बताना है। ये बताइए, चूंकि यहाँ से 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है 5/13, तो यहाँ से क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब लिखेंगे, ये आपस इसके बराबर ये है और इसके बराबर भी ये है, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा 5/2 का गुणा यहाँ जब कर देंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा। और यहाँ से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे तो ये 5/13 है ही। और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपका क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई दिया है 2/3। तो यहाँ से आप एक फार्मूला जानते हो, यहाँ ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है। लेकिन याद करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आप फार्मूला पढ़े होगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल देना है। अपान में यदि बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, अगर नीचे ए रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। इस फार्मूले को याद किए रहेंगे तो बहुत ही ये जरूरी है, याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ से यदि हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान क्या है 2/3। तो यहाँ से हम रख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के स्थान पर 2/3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं पता है, इसको हम चलिए ज्ञात करेंगे। इसका मान नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है बट इसका मान पता नहीं है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान अभी आप यहाँ से लिखे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या है 5/13 है। तो इसके स्थान पर लिख देंगे 5/13। तो यहाँ से आप जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2/3 इंटू में 5/13। अब देखिए जब गुणा करेंगे ना, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे में ये क्या हो जाएगा 13×39। आपका एक मान निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल के आएगा 10/39। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आ गया 10/39। ठीक है, चलिए अब हम लोगों से पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये सभी को फार्मूला याद होगा, जो लोग पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी उनको याद होगा। नहीं भी प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन जब आप लोगों पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये फार्मूला आप लोग पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ते हो और 12th में भी पढ़े होगे रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान याद करना है। अब ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान अभी आप लोग बोले थे 5 क्या होता है 26 होता है, ये देख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/13 है। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग रखेंगे मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के स्थान पर रखेंगे 5/26 प्लस इसके स्थान पर रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/13 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसका मान अभी हम लोग इसको सॉल्व करके निकाले हैं, क्या है 10/39 है। तो इसको लिखेंगे 10/39। अब देखिए 26, 13 और 39 का यदि आप एलसीएम लोगे तो आएगा 39। ऐसा करिए, एलसीएम मत लीजिए, एलसीएम लेंगे थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसको छोड़िए, एलसीएम छोड़िए। हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिए आसान तरीका कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है बराबर, यहाँ पे तो देखिए ये क्या 26, 13, 39, इसका एलसीएम लेंगे ना तो 39 नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या करेंगे कि इसको जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा 26, 13 और 39 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 78 आएगा। इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा, 26, 13, 39 का एलसीएम लेंगे 78 आएगा। आप 26 का ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 78 से ज़्यादा ना जाए, तो आप इसको 3 बार लेके जाएंगे, 26, 3, 78, तो 3 आएगा, 3 का गुणा 5 करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 प्लस, अगर हम 13 का पढ़ा ऐसा पढ़े 78 से ज़्यादा ना जाए तो 13 6 78 6 आएगा, 6 का गुणा 5 करेंगे 6 5 30 माइनस, इसी तरीके से 39 का पढ़ा 78 बार ऐसा पड़ेगा 78 से ज़्यादा ना जाए तो 39 दूना 78 2 आएगा, 2 का गुणा 10 में करेंगे 10 दूनी 20 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर निकल के आने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा 15 और 30 में ऐड करेंगे तो 45 होगा, 45 में जब 20 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25/78, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान आ जाएगा 25/78। तो आज की क्लास में हम लोग लगभग जो है
8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन को हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट बात ये है कि आप लोगों का रिप्लाई देखते हैं कैसे आता है। आप लोगों को क्या बताइए, इस वीडियो को देख के बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, नहीं भी समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग कमेंट करिए, उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज पहली क्लास है, आपको क्या बताएं, हमारा जो स्पीड है जो बताने का वो ठीक है कि नहीं, क्या मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओगे। हम कल से इसके जो है जो अगली मतलब क्लास होगी, अगला जो इसका वीडियो जो आगे के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम जो है सुधार करेंगे, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम रहेगी आपको नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन में हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, इसको भी करेंगे। टू का वाला जो ये समुच्चय से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये जो सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया है इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये सदिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। फिर ये साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो यहाँ सिद्ध करना है कि 2x² + 1 बराबर √5 है। और यहाँ दीर्घवृत्त के उस परिवार का अवकल समीकरण ज्ञात करना जिसकी नाभि x अक्ष पर और केंद्र क्या मूल बिंदु पर स्थित है। अर्थात दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है x² / a² + y² / b² बराबर 1 होता है। इसी को आप 2 बार अवकलन कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। फिर ये वेक्टर का क्वेश्चन दिया गया है, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन दिया है। ये फिर से आ गया है प्रायिकता का क्वेश्चन है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, सततता का क्वेश्चन है, ये रैखिक प्रोग्रामन का है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देख के बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करो, अगली क्लास से हम उसको जो है सही करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।